हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम आ चुके हैं फ्लेम एम्बर के एपिसोड नंबर 28 पे और इसमें हम पिछले एपिसोड की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वजह से अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो। चलो फटाफट शुरू करते हैं पिछले एपिसोड के रिकैप को। भले ही वुहान और जियान के बीच की बैटल में वुहान सीरियसली इंजर्ड हो चुका हो, जियान भी काफी घायल हो गया था। अच्छी बात है कि हीलिंग स्पिरिचुअल रूट से उसे रिकवर होने में कोई परेशानी नहीं होती। फिर सीन दिखाया गया था हमें एक हॉल का, जहाँ पे बाप बेटी बात कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स यूरू और उसके फादर थे। कुछ समय के बाद जियान भी इस हॉल में पहुंच जाता है। समय आ गया था सीरियस बात करने का। यूरू के फादर यूयू जियान को बताते हैं कि हर साल शॉलिंग कॉन्टिनेंट की टॉप फोर्सेस टैलेंटेड डिसाइपल्स को सिलेक्ट करने के लिए शॉलिंग कॉन्टिनेंट की अलग अलग सिटीज में अपने एनवॉय को भेजते हैं। फिर सिलेक्ट होने वाले डिसाइपल्स को सॉन्टिन सैन जाना पड़ता है, जहाँ पे सारे जीनियसेस के बीच में कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन से ही शॉलिंग कॉन्टिनेंट की टॉप फोर्सेस अपने डिसाइपल्स को रिक्रूट करती हैं। बेसिकली यूरू के फादर जियान से पूछना चाहते थे कि क्या वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहेगा। ऑफ कोर्स जियान इसके लिए बिल्कुल तैयार था। फिर बारी आती है चिंगवान की हालत देखने की। सीन शिफ्ट हुआ था। जियान और जुनर एक वुडन हाउस के सामने पहुंचते हैं। इस वुडन हाउस के अंदर एक बेड पे एक ब्यूटीफुल सी लड़की लेटी हुई होती है, लेकिन वो भी बेहोशी की हालत में थी। चिंगवान का इलाज करवाने के लिए यूरू के फादर ने कई एक्सपर्ट्स को बुलाया होता है, लेकिन कोई भी उसकी परेशानी को हल नहीं कर पाता। गोल्डन ड्रैकिंग जियान को बताते हैं कि इस लड़की की एनर्जी डिसिपेट होनी शुरू हो गई है। अगर 1 महीने के अंदर एक्शन नहीं लिया गया तो वे चीजें काफी गड़बड़ हो जाएंगी। बेसिकली समय आ गया था गुबन पायुआन पिल को रिफाइन करने का। जब एक रिफाइनिंग चेम्बर में जियान अपने कल्लन को निकाल के पिल को रिफाइन करने जा रहा था, उसके गले से एक पेंडेंट नीचे गिर जाता है। इसमें जूनर, काइलिन और बाकियों के सोल इम्प्रिंट मौजूद होते हैं। फिर जियान अपनी बीवियों की यादों में खो जाता है। सीन शिफ्ट हुआ था। हमें जूनर की भी झलक देखने को मिली थी। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो पिछले एपिसोड को देख लेना। इधर जियान ने अपनी पिल रिफाइनिंग शुरू कर दी होती है, लेकिन इस गुबन पायुआन पिल को ऐसा ही फर्स्ट एम्पर टियर की पीक पिल नहीं बोला जाता। जब जियान को लग रहा होता है कि सब कुछ सही चल रहा है, उसका कर्लन एक्सप्लोड हो गया था, यानी कि उसकी पिछली मेहनत एकदम बर्बाद हो जाती है। जियान के पास वो प्रीशियस मटेरियल्स पहले से ही कम थे, इस वजह से इस पिल को रिफाइन करने का उसके पास बस एक मौका रह गया है। क्या वो इसमें सफल हो पाएगा? चलो हम उसके बारे में इस एपिसोड में जानते हैं। जब जियान रियलाइज करता है कि उसके पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा मटेरियल्स रह नहीं गए, इस बार वो चीजों को काफी ज्यादा केयर के साथ करता है। जब वो कर्लन में राइज हो रही फ्लेम के टेम्परेचर को सेंस करता है, उसके चेहरे पे एक सेटिस्फाइड स्माइल आई थी। वो तब भी फ्लेम के टेम्परेचर को हल्का सा घटा देता है। फाइनली जियान की हवा में उंगलियां मूव करती हैं। उसकी स्टोरिंग से सफेद रोशनी बाहर आती है। ये एक मिल्की व्हाइट गेंडोरमा थी। अरे मतलब एक तरीके की जड़ी बूटी थी। हम इसे जियान के हाथ में आते हुए देखते हैं। जिस पल इस गेंडोरमा ने जियान के हाथों को छुआ था, जियान को एक आइसी ऑरा फील होता है। वो इसमें से प्योर एनर्जी फ्लक्चुएशन को सेंस कर पाता है। वेल, इसका नाम होता है स्नो क्रीमजी, जो कि गुबन पायुआन पिल को रिफाइन करने के लिए 5 मेन इंग्रेडिएंट्स में से एक है। इस चीज का बनना बहुत ही मुश्किल होता है। ये चीज एक्सट्रीम लेवल के कोल्ड क्लाइमेट्स में मिलती है। एक बार स्नो क्रीम जी के अंदर की उस कोल्ड एनर्जी को सेंस करके जियान ने एक ठंडी सांस भरी थी। अगले पल में जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ स्नो क्रीम जी को रैप कर लेती है। ये बहुत ही केयरफुल तरीके से कर्लन के अंदर चला गया था। स्नो क्रीम जी की वजह से कर्लन के अंदर की आग ऐसे बिहेव करती है जैसे भूखे भेड़ियों को खाना दिखाई दे गया हो। फ्लेम ने इसे एक ही बार में निगल लिया था। स्नो क्रीम जी को डिवावर होते हुए देख जियान तेजी से हैंडसीज को चेंज करता है। उसके सामने कई लाइट स्पॉट्स आके 10 रोशनी के गुब्बारों में बदल जाते हैं। इन 10 पार्ट्स को बहुत ही ध्यान से कंट्रोल करते हुए जियान ने मेडिसिन कर्लन में ले जाने लगता है। स्नो क्रीम जी का नेचर एकदम कोल्ड होता है। जैसे ही फ्लेम के कांटेक्ट में आएगी, इसका नष्ट होना तय हो जाता है। इस वजह से अगर जियान चाहता है कि ये चीज ना हो, उसे स्नो क्रीम जी के अंदर की कोल्डनेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग अलग मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ऐसा करे बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। इतने सारे हाई लेवल के मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने के लिए काफी शानदार स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। अच्छी बात है कि जियान अब कैपेबल हो चुका है। जैसे ही वो जड़ी बूटियां एक एक करके कर्लन के अंदर जाती है, हम इन्हें फ्लेम में तेजी से विदर होते हुए देखते हैं। इनका वो पाउडर काफी अर्ली प्योर मेडिसिन लिक्विड में बदल जाता है। अपनी सोल पावर से लिक्विड को रैप करके जियान इसे स्नो क्रीम जी में मिलाता है, जो कि फ्लेम के अंदर जड़ रहा होता है। जैसे ही मटेरियल्स जाके उसमें मिलते हैं, हम स्नो क्रीम जी के ग्लो को कम होते हुए देखते हैं। धीरे धीरे करके उसके अंदर का सबस्टेंस दिखाई देने लगता है। जैसे ऐसे मेडिसिन लिक्विड की और भी बूंदें स्नो क्रीम जी की त्वचा के ऊपर गिरती हैं, हम उसकी ऊपरी लेयर को पिघलते हुए देखते हैं। और दो चीजें सही चल रही थी, लेकिन तब भी जियान एकदम सतर्क रहता है। बिना रुके उसने फिर से एक इशारा किया था। 5 मेन इंग्रेडिएंट्स में से दूसरा इंग्रेडिएंट ग्रीन वुड फ्रूट उसकी स्टोरिंग से बाहर आया था। जैसे ही दूसरी जड़ी बूटी उस कर्लन के अंदर जाती है, जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के ऊपर बाहर और भी बढ़ जाता है। अब उसे अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डिवाइड करके साइमल्टेनियसली दोनों पे ध्यान देना पड़ रहा था। इस तरीके से मल्टीटास्क करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कर्लन के अंदर स्नो क्रीम जी इस समय आधे से ज्यादा पिघल चुकी होती है। एट द सेम टाइम उस ग्रीन वुड फ्रूट
को वो मिल्की व्हाइट हेवली फ्लेम तुरंत ही निकल जाती है। लेकिन इस बार अजीब बात ये थी कि फ्लेम का ऐसा हाई टेम्परेचर भी ग्रीनवुड फ्रूट को यह नुकसान नहीं पहुंचा पाता। जब जियान सेंस करता है कि इस ग्रीनवुड फ्रूट को रिफाइन करना उस स्नो क्रीम जी से ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, वो रियलाइज करता है कि इन मटेरियल्स को 5 मेन इंग्रेडिएंट्स में क्यों रखा गया है। इस ग्रीनवुड फ्रूट की एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करीब आधा घंटे तक चली थी। एक बार इसकी बाहरी परत हट जाती है तब बारी आती है सबसे कठिन काम की, जो कि उसके अंदर के येलो फ्रूट को रिफाइन करना होता है। वो जानता था कि इसे रिफाइन करना कितना हार्ड होने वाला है। इस वजह से जियान तुरंत ही फ्लेम की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। कलरन के अंदर जियान की फ्लेम एक बैलेंस बना लेती है। एक फ्लेम की क्लस्टर में स्नो क्रीम जी मौजूद होता है तो दूसरे क्लस्टर में था ग्रीनवुड फ्रूट। अगला स्टेप बहुत ही क्रूशियल था। जैसे ही जियान ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन को ऐड करता है, जियान के एफर्ट्स अचानक से बढ़ जाते हैं। ये ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन पहले के दोनों इंग्रेडिएंट से बहुत ज्यादा रेयर होती है। ये बस उस जगह पे जमती थी जहाँ पे ड्रैगन का खून भरा रहा हो। जैसे ही ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन कलरन के अंदर जाती है, फ्लेम इसे तुरंत ही घेर लेती है। बिना हेजिटेशन के जियान कुछ और जड़ी बूटियों को सीधा कलरन के अंदर फेंक देता है। वो जानता था कि उसे ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन की पोटेंट एनर्जी को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है, जिससे इसके फायदे खराब ना हो। जब वो कुछ समय तक देखता है कि प्रोसेस काफी स्मूथली आगे बढ़ रही है, जियान अपने हाथ को वेव करके उस ब्लड रेड डिमोनिक कोर को कलरन के अंदर डाल देता है। ये वही ड्रैगन डिमोनिक कोर था जिसे जियान ने ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लेयर्ड से हासिल किया था। इस डीमन कोर को रिफाइन करने के लिए कोई खास टेक्निक की जरूरत नहीं होती। फ्लेम इसे धीरे धीरे करके मेल्ट कर देती है। रिफाइनिंग के पहले पड़ाव को सफल होते हुए देख जियान भी रिलीफ फील करता है। एक बार फिर से उसके हाथ डांस करते हैं। कलरन के अंदर की फ्लेम श्रिंक होने लगती है। ऐसा होने पे फ्लेम के क्लस्टर्स के अंदर जो भी मटेरियल्स मौजूद थे उनकी रिफाइनिंग स्पीड बढ़ जाती है। पहले से पिल्स को रिफाइन करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है, स्पेशली जब बात होती है ऐसी हाई लेवल की मेडिसिन पिल्स की। तो इस प्रोसेस में बेसब्री नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि इस पिल को रिफाइन करने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं उन्हें इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल होता है, और प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसे बहुत ही पेशेंस और प्रिसाइजनेस से रिफाइन करना पड़ता है। अच्छी बात है कि इस बार जियान को जल्दबाजी नहीं दिखाता। उसकी 23 फ्रेम से बनी हुई हेवली फ्लेम जियान के लिए चीजों को रिफाइन करना काफी आसान कर देती है। भले ही प्रोसेस काफी लंबी चले, लेकिन इसके रिजल्ट भी जियान को निराश नहीं करेंगे। वैसे ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन को एक्सट्रैक्ट करना अल्केमिस्ट एसोसिएशन में पूरी ट्रांसफॉर्मेशन पिल को रिफाइन करने से ज्यादा टफ था। इस ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन के अंदर से सिर्फ एक बूंद को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जियान को करीब 4 दिन लग गए थे, और इसमें उसने 20 तरीके के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया होता है। लेकिन इस छोटी सक्सेस को हासिल करने के बाद जियान अपनी पूरी फोकस को ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन पे लगा देता है, क्योंकि अपनी हार्डनेस के लिए जानी जाती थी। 4 दिन की रिफाइनिंग के बाद अब भी इसकी हार्डनेस ज्यादा कम नहीं हुई होती। कहा जाता है कि इस ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन के अंदर सच में ड्रैगन ब्लड एसेंस मौजूद होता है। इस वजह से ये वुड और मेटल दोनों का ही विरोध करती है। साथ में ये फायर के खिलाफ भी कुछ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। भले ही जियान की यूनिक फ्लेम हो, तब भी उसे इस ब्लड इमोर्टल वाइन को पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट करने में करीब 7 दिन का समय लग गया था। जब ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन फाइनली क्रैक होती है, जियान 20-25 जड़ी बूटियों को और कलर में भेजता है, जिससे इस ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन की वायलेंट ऑरे को जल्दी से न्यूट्रलाइज किया जा सके। इन सभी जड़ी बूटियों को काफी ध्यान से रिफाइन करके जब एक तरल पदार्थ में बदल गई थी, इन्हें ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन के ऊपर टपका दिया जाता है। इतने सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स की कंबाइंड पावर उस ड्रैगन ब्लड एनर्जी को सप्रेस कर देती है। करीब आधे घंटे के और रिफाइनिंग के बाद वो बेजान सी वाइन अपने आप ही खुल जाती है। इसके अंदर एक हल्का सा रेड पाउडर बाहर आया था। जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इस लाल रंग के पाउडर को इकट्ठा कर लेता है। इन दोनों मेन इंग्रेडिएंट्स को कंप्लीट करने के बाद जियान फाइनल इंग्रेडिएंट पे काम करने लगता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो ग्रीनवुड फ्रूट पहले दोनों इंग्रेडिएंट से काफी टफ रहता है। तो इस तरीके की हेल्प फ्लेम्स की हेल्प के बाद भी जियान को ग्रीनवुड फ्रूट के एसेंस को पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट करने में करीब 6 दिन का समय लग जाता है। इस डिफिकल्टी ने जियान को भी अमेज कर दिया था। लेकिन जब ये तीनों मेन इंग्रेडिएंट्स रिफाइन हो जाते हैं तो जियान और जिलोंग जो कि हवा में फ्लोट कर रहे थे, दोनों ही के दिल को ठंडक पहुंचती है। गोल्डन ड्रैकिंग जियान की रिफाइनिंग टेक्निक को देख के काफी इम्प्रेस हो गए थे, और जिस तरीके से जियान अपनी स्पिरिचुअल सैन को 3 हिस्सों में बांट के तीनों जड़ी बूटियों को साथ में रिफाइन कर रहा था, ऐसे सीन को जिलोंग ने भी शायद ही कभी देखा हो। वैसे ही मेडिसिन को रिफाइन करने में काफी सोल पावर का खर्चा होता है, और अगर स्पिरिचुअल सैन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए तो किसी भी एल्केमिस्ट को परेशान कर सकता है। हालांकि इससे रिफाइनिंग प्रोसेस में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है, लेकिन अगर एल्केमिस्ट के पास पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं होती है तो उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बीच में ही खत्म हो जाएगी। बीच बीच में तो गोल्डन ड्रैगन किंग को भी ऐसा लग रहा था जैसे जियान के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन किस्मत ने जियान का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे ट्रिपल रिफाइनिंग मेथड को गोल्डन ड्रैगन किंग ने तोचे को भी अप्लाई करते नहीं देखा था, क्योंकि तीनों मेन इंग्रेडिएंट्स रिफाइन हो चुके थे। जियान देखता है उस डेमोनिक कोर को जो कि एक चमकदार ऑर्ब में बदल चुका है। पूरे मामले के बाद देखने के बाद जियान फिर से फोकस करता है। हम जियान को अपनी स्टोर रिंग से एक जेड बोतल को निकालते हुए देखते हैं। इसमें से खून की बूंद बाहर आती है। इस खून की बूंद को जियान ने उस ब्लड
थर्स्टी ड्रैगन लेजर्ड से निकाला था, जिससे उसका सामना रूइंस में होता है। वो ड्रैकोनिक लेजर्ड जिसकी स्ट्रेंथ इंसानों में 4 स्टार दोदी के बराबर होती है, वो जियान के रिक्वायरमेंट्स के अंदर आता था। अगर उसके ब्लड एसेंस को सही से इस्तेमाल किया जाता है तो फिर रिफाइन होने वाली मर्सर की क्वालिटी को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। वो लाल खून की बूंद जियान के सामने आके फ्लोट करने लगती है। उस जेड की बोतल से बाहर आने के बाद ये खून की बूंद ऐसे और को एमिट कर रही थी जिसे बिल्कुल भी हल्का नहीं लिया जा सकता। इसके छोटे आकार के बाद भी जियान इसके अंदर की टेरिफाइंग फोर्स को अच्छे से सेंस कर पाता है। एक मोमेंट की हेजिटेशन के बाद जियान के इशारे पे ब्लड एसेंस की ड्रॉपलेट सीधा उस कल्डन के अंदर चली जाती है। जैसे ही खून की बूंद फ्लेम के कांटेक्ट में आई थी, कल्डन के अंदर से एक बड़ी स्टेंच बाहर आती है। हालांकि इस बड़ी स्मेल की वजह से जियान की भौं तो सिकुड़ जाती है, लेकिन वो जानता था कि चीजों को बिल्कुल डिले नहीं किया जा सकता। हम उसे कुछ हैंडसीज को बनाते हुए देखते हैं। तुरंत ही उसके आईब्रोज के बीच में से एक डेंस अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिलीज होती है। ये सीधा कंट्रोल करती है लिक्विड्स को जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स से आए होते हैं। जियान स्नो क्रीम जी, ग्रीन वुड फ्रूट और ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन के एसेंस को उस खून की बूंद के पास ले जाता है। ये चारों अपनी अपनी अलग पावर्स को पोजेस करते थे। इस वजह से जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, बैंग 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 की आवाज के साथ ये एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। इनके बीच की क्लैश को देख के साफ तौर पे लगता है कि एक दूसरे के साथ मर्ज होने के लिए तैयार नहीं है। जियान दांती मीस के बोलता है डैम इट। जियान ने सोचा नहीं होता है कि जिन 3 मेन इंग्रेडिएंट्स में से उसने इन लिक्विड्स को बाहर निकाला है वो अपनी एक सेल्फ अवेयरनेस को पोजेस करते होंगे, क्योंकि ऐसा होने पे मर्जिंग प्रोसेस और ज्यादा चैलेंजिंग हो गई है। जियान का लेफ्ट हैंड कुछ हैंड सील को बनाता है। एक सॉलिड लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन चारों चीजों को मिलाने की कोशिश करने लगती है। ऐसा होने पे शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि चीजें काफी स्मूथ हो गई हैं। जियान भी थोड़ा सा रिलैक्स करने लगा था, लेकिन इसी समय चारों एनर्जीज के बीच में एक वॉलेंट इरप्शन होता है। क्लैंग क्लैंग की मेटेलिक साउंड के साथ ये लिक्विड्स कल्डन की दीवारों में जाके टकराने लगे थे। इस समय कल्डन के अंदर से साउंड वेव सी फैल रही होती है, जिसकी वजह से हम इस कल्डन को लगातार ट्रेम्बल होते हुए देख सकते हैं। अगर कोई ऑर्डिनरी कल्डन होता तो अब तक इसके अंदर एक विस्फोट हो चुका होता। कल्डन के अंदर उस डार्क रेड ब्लड की ड्रॉपलेट को देख के जियान के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। इस खून की बूंद को देख के ऐसा लगता है जैसे डिफेंसिव स्टेट में एंटर कर चुकी हो। ये किसी हैजॉक की तरह अपने चारों तरफ स्पाइक्स बना लेती है, मतलब कांटेदार हो गई थी, और इन स्पाइक्स के बीच में एक इनडिस्क्राइबेबल लेवल की एनर्जी मौजूद थी। क्लैंग की आवाज के साथ एक और एनर्जी वेव कल्डन की दीवार में जाकर टकराती है। इस बार ये आवाज चेम्बर में तो गूंजती है, साथ ही में से बाहर भी सुना जा सकता था। अभी यू फैमिली हाउस के सभी लोग समझ गए थे कि जियान को रिफाइनिंग में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम एक पतले से रास्ते पे यूरू को खड़े हुए देखते हैं। उसकी नैरो आंखें देख रही थी उस स्टोन चैम्बर को जिसके अंदर जियान पिल रिफाइन कर रहा है। वो मनी मन में कहती है क्या वो ठीक है। सीन फिर से कमरे के अंदर जाता है। जियान अपनी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कल्डन के अंदर झोंक देता है। इतनी सारी एनर्जी के मिक्स होने की वजह से उन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स की वॉलेंट फोर्सेस को दबना पड़ा था। जियान डीप आवाज में कहता है अब तुम यहीं रहो। फिर रिफाइनमेंट में प्रिसाइजनेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके मेडिसिन मटेरियल्स को लिक्विड्स में बदल के एक दूसरे में फ्यूज किया जाता है, और एक दूसरे में मिलते समय लिक्विड्स कोई परेशानी खड़ी ना करे ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इंश्योर करती है। इस दूसरे पड़ाव में जियान उस प्रिस्क्रिप्शन को बहुत ही ध्यान से फॉलो करता आ रहा है, लेकिन ऐसा करने के बाद भी कुछ गलत हो गया। जब वो अपनी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को मेडिसिनल कल्डन के चप्पे चप्पे फैला देता है, जियान रियलाइज करता है कि परेशानी जड़ी बूटियों में नहीं है, बल्कि असली इशू उस ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लेजर्ड के ब्लड एसेंस और ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन में है। वो लाल खून की बूंद जैसे ड्रैगोनिक लेजर्ड से निकाला गया था, असल में इस तरह की रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए उस ब्लड एसेंस की ऊर्जा कुछ ज्यादा ही उग्र है, और जब वो वॉलेंट एनर्जी बाकी के मेन इंग्रेडिएंट्स से टकराती है तो पहले दोनों इंग्रेडिएंट्स काफी कमजोर पड़ जाते हैं। वो कंगाली में आटा गीला वाली कहावत है, यहाँ पे एकदम सही साबित हो रही थी। पहले से चीजों का बैलेंस नहीं बन पा रहा था, लेकिन ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन और उस ब्लड एसेंस की ब्लड लाइन चीजों को और खराब कर देती है। जब इन दोनों चीजों के अंदर का ड्रैगन ब्लड जियान की हेवली फ्लेम के संपर्क में आता है, इससे एक वॉलेंट रिएक्शन ट्रिगर हो गया था। ऐसे इनकम्पैटिबल ड्रैगन ऑरे की वजह से मेन इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे में मर्ज होने का नाम नहीं लेते। इस परेशानी को समझने के बाद भी जियान की भौं सिकुड़ी रहती है। इस चीज का बस एक ही सोल्यूशन था, वो होता है इस ब्लड को दूसरे ब्लड से रिप्लेस कर देना। लेकिन बात ऐसी होती कि जियान ने किसी और ब्लड एसेंस को इस रिफाइनमेंट के लिए तैयार नहीं किया होता। अब कोई विकल्प न बचने की वजह से जियान को इस ड्रैगोनिक लेजर्ड ब्लड एसेंस से ही काम चलाना पड़ता है। वो अपने ध्यान को ले जाता है फिर से कल्डन की तरफ, जिसमें ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन का लाल पाउडर और वो खून की बूंद फ्लोट कर रहे होते हैं। इन दोनों को देख के जियान सोच में पड़ गया था। फिर अपने हाथ को वेव करते ही कुछ और लाइट क्लस्टर्स जियान के सामने अपीयर होते हैं। इन्हें सीधा कल्डन के अंदर झोंक दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे मिल्की वाइट फ्लेम इनका इंतजार कर रही हो। ये तुरंत ही आग में समा जाते हैं। इन मेडिसिनल हर्ब्स को रिफाइन करते करते कई मिनट्स पास हो जाते हैं। अंत में जाके ये भी सब रिफाइन हो गए थे। इनकी जगह पे वो आसमानी रंग की बूंद दिखाई देती है। ये लिक्विड जो कि जेंडसी पावर को एमिट कर रहा था, वो जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के सारे उस ड्रैगोनिक लेजर्ड ब्लड एसेंस और ब्लड इमोर्टल ड्रैगन वाइन के ऊपर चला जाता है। जैसे ही उसने लाल बूंद को छुआ था, इसके अंदर
अंदर की जेंटल एनर्जी अपने इफेक्ट को लेने लगती है। कल्डन के अंदर की क्योटिक एनर्जी अपने आप ही शांत होने लगी थी। ये देख के जियान भी रिलीफ फील करता है। बस बात ऐसी होती कि इससे पहले वो और कुछ कर पाता। जियान को ऐसा लगता है कि अब भी कुछ गड़बड़ रह गई है। उसका ध्यान जाता है उस ड्रैगोनिक ब्लड वाइन और उस लाल रंग की खून की बूंद के ऊपर। इसमें से एक ऑमनस ऑरा बाहर आ रहा था। इस पाउडर और ब्लड की मिक्सचर में से हम दो इल्यूजरी ड्रैगन शैडोज को बाहर आते हुए देखते हैं। ये एक दूसरे में लिपट के ऊपर उठती हैं। अगले पल में दो क्लिंग इंटेंट से भरे रोर की आवाज जियान के कानों में जाती है। इससे जियान के पसीने छूट जाते हैं। इन दोनों ड्रैगन शैडोज के अपीयर होने की वजह से जियान के अंदर की शांति भंग हो गई थी। इससे उसके अंदर की एनर्जी भी डिसऑर्डर में आ जाती है। जियान ने जो पूरी दम लगा के कल्डन के अंदर की एनर्जीज को शांत किया होता है, वो फिर से आतंक मचाना शुरू कर देती है। एक वायलेंट फोर्स जिसकी वजह से जियान का चेहरा डार्क हो जाता है, वो फिर से फैलने लगी थी। अचानक से वो ऐसा बदलाव जियान को भी सरप्राइज कर देता है। भले ही जियान का दिल चाहे कितना भी स्थिर हो, इन ड्रैगन रोज ने उसे भी हिला के रख दिया था। जिन लोग कहते हैं क्या हो रहा है, उनकी आवाज में क्यूरियोसिटी और एक चिंता से भरी भावना मौजूद होती है। भले ही जिन लोग खुद एक एल्केमिस्ट ना हो, इन दोनों ड्रैगन के इल्यूजरी अवतार को देख के वो एक बार के लिए स्टार्टल हो जाते हैं। अभी जियान की आंखें लगातार स्कारलेट ब्लड और ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन की पाउडर पे टिकी हुई थी। वो उत्तर देता है ड्रैगन लेजर्ड की ब्लड एसेंस और इमोर्टल वाइन एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। वो अच्छे से रियलाइज कर चुका था कि पूरी परेशानी की जड़ ये दोनों चीजें हैं। इस चेम्बर के बाहर यूरू के एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा ग्रेव हो चुके थे। कमरे के अंदर से जो प्रेशर एमिट हुआ था, वो ये बात साफ कर देता है कि जब ये बीस्ट जिंदा होगा, इसकी पावर काफी टेरिफाइंग रही होगी। यूरू भी सोच नहीं पाती कैसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट का ब्लड जियान को कहाँ से मिला होगा। इस समय उसके फादर यूयू भी आ चुके थे। वो कहते हैं हालांकि मुझे नहीं पता कि जियान को डिमोनिक ब्लड एसेंस कहाँ से मिला है, लेकिन इसका ऑरा काफी खतरनाक है। इस शॉर्लिंग क्वाड्रेनी के अंदर जो भी पावरफुल बीस्ट क्लैंस हैं, उनके हर एक मेंबर का सोल टैबलेट क्लैन के अंदर मौजूद होता है। अगर किसी भी कारणवश उनके क्लैन मेंबर की जान चली जाती है, तो क्लैन के अंदर मौजूद सोल टैबलेट टूट के बता देता है कि उस मेंबर की जान चली गई है। ऐसा होने पर उसके क्लैन के हाई लेवल के एक्सपर्ट्स उसके शरीर को वापस क्लैन में ले जाते हैं। इस वजह से इस लेवल के बीस का ब्लड बाहरी दुनिया में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे अपीयर हुआ है। इसके पीछे कोई न कोई स्टोरी रही होगी। कमरे को देख रही यूरू कहती है, मुझे लगता है बीस का ब्लड जियान को रूइंस के अंदर मिला होगा, क्योंकि हम कमरे के बाहर भी इस ड्रैगोनिक ऑरा को सेंस कर पा रहे हैं। साफ तौर पे 20 पावरफुल होगा। मुझे लगता है उसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार 2 एम्पर लेवल के पीक पे पहुंच चुकी होगी। उसे 5 स्टार 2D की स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए बस एक कदम को बढ़ाने की जरूरत होगी, क्योंकि सिर्फ ऐसे मैजिकल बीस्ट के पास वो पावर हो सकती है जो मरने के बाद भी ऐसे और कुछ हो जाए। यूयू कहते हैं कुछ बड़ी बात नहीं है, वो एम्पर के रिमेन्स अलग तरह के बीस्ट और रेजर से भरे हुए हैं। ऐसे बीस्ट का वहाँ मौजूद होना कोई बड़ी बात नहीं है। यूयू कुछ डिसाइड करने के बाद बोलते हैं, चलो हम इसे देखते रहते हैं, अगर कोई परेशानी होती है तो हम बीच में इंटरवीन कर सकते हैं। हाल फिलहाल जियान कुछ चीजों को हैंडल करेगा। आखिरकार हमारे बीच में एक्शन लेने की वजह से ये पूरी रिफाइनिंग प्रोसेस खराब हो सकती है। भले ही अभी यूरू को जियान की चिंता हो रही हो, लेकिन अपने फादर की बात को मान के वो हल्के से नॉड कर देती है। सीन फिर से चेम्बर के अंदर जाता है। जियान की आंखों में फियर्स डिटर्मिनेशन दिखाई दे रही थी। उस ड्रैगोनिक ब्लड एसेंस और ड्रैगोनिक वाइन से बाहर आए वो ड्रैगन इल्यूजरी अवतार लगातार जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का विरोध कर रहे थे। ये दोनों बीस्ट जिंदा होने पे ज्यादा घमंडी थे कि वो मरने के बाद भी उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। जियान एक चिल्ली आवाज में कहता है, तुम दोनों जिंदा होने पे चाहे कितने ही पावरफुल बने रहे हो, लेकिन अब तुम एक लाइवलेस एसेंस के अलावा और कुछ नहीं बचे हो। मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं तुम्हारे सर को झुका नहीं पाऊंगा। इस नई ऊर्जा के साथ जियान फिर से हैंड सीज को चेंज करता है। उसके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ 2 हाथों को बना के इन दोनों ड्रैगन शैडोज को दबा लेती है। साफ तौर पे जियान इस खेल को बंद करने का डिसाइड कर चुका है। एक कोल्ड स्नॉट के साथ जियान अपनी चुटकी को हो जाता है। कलरनी के अंदर जो बगी के मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ को अनलीश कर देते हैं। एट द सेम टाइम उसकी फ्लेम भी ड्रैगन का फॉर्म लेके उन दोनों ड्रैगन शैडोज के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। भले ही जियान ने मेजर न किया हो कि दोनों इंग्रेडिएंट्स के अंदर किस लेवल का रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन ये चीज ये इंडिकेट भी करती है कि इनके अंदर की एनर्जी कितनी ज्यादा हाई क्वालिटी की है। अगर जियान ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन और ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लेजर्ड के ब्लड एसेंस के ऊपर जीत हासिल कर लेता है, तो अनडाउटेडली रिफाइन होने वाली पिल की क्वालिटी काफी बढ़ जाएगी। जब ये सभी विचार जियान के दिमाग में दौड़ रहे होते हैं, कल्डरिंग के अंदर से फ्लेम्स एक खून की बूंद को अपने अंदर रैप करके जियान के हाथों में लाती है। अपनी हथेली के ऊपर फ्लोट कर रही इस खून की बूंद को देख के जियान दांती मीस के बोलता है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे मर्ज नहीं होते। उंगली के एक फ्लिक के साथ इस लाल रंग की ड्रॉपलेट को वापस से कल्डरिंग के अंदर भेज दिया जाता है। इस समय जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दोनों एनर्जीज को मिलाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन नो मैटर वो चाहे कितना ही पुश कर रहा हो, इन दोनों के अंदर से बाहर आने वाला प्रेशर और भी स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अचानक से जियान की आंखों के सामने धुंधलापन छा जाता है। जब वो पलकें झपका के दोबारा से अपनी आंखें खोलता है, उसे कलर में से 2 बड़े से मुंह बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। इनकी वो जहरीली आंखें जियान के ऊपर
पर फोकस थी। लगता है पिछले स्ट्रगल की वजह से ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन और ब्लड एसेंस की दोनों शेडोज एक दूसरे के साथ एक समझौते पे पहुंच गई है। जब दोनों को समझ में आता है कि जियान इन दोनों को कंट्रोल करके एक दूसरे से मिलाने की कोशिश कर रहा है, वो कल्डन से बाहर आके जियान के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। बस बात ऐसी होती कल्डन के अंदर की फ्लेम चेंज से बदल के इन दोनों को पीछे खींच लेती है। ऐसा होने के बाद भी जियान के मुंह से एक पफ की आवाज बाहर आई थी और साथ में थोड़ा सा खून बाहर आता है। क्लियरली उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दोनों ड्रैगन और इतने ज्यादा पावरफुल होंगे। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर रहा हो, ये दोनों ऊर्जाएं उस पिल को बनने नहीं देती हैं। फाइनली हमें गोल्डन ड्रैगन का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। जब से दोनों ड्रैगन शेडोज उस कलर में से बाहर आई थी, जिन लोगों की नजरें उनके ऊपर गड़ी हुई होती हैं। जब वो देखते हैं कि जियान डेस्परेट होने लगा है, वो फाइनली एक स्माइल के साथ बोलते हैं, अगर तुम ऐसे कन्वेंशनल मेथड्स का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें सफलता मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस ऑरे के अंदर ड्रैगन की ब्लड लाइन मौजूद है। तुम्हें डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना होगा। ये सुन के जियान वहीं पे पॉज हो जाता है। गोल्डन ड्रैगन के सुझाव को सुन के जियान भी एक समय के लिए सोच में पड़ जाता है। वो रियलाइज करता है कि चीजें उसके हाथ से निकल रही हैं। अगर उसने समय रहते इस ऑरे को नहीं दबाया तो फिर उसके सारे एफर्ट्स खराब हो जाएंगे। जब ये विचार जियान के दिमाग में चल रहे होते हैं, गोल्डन ड्रैगन का इल्यूजरी फिगर अपने मुंह को खोल के हल्की सी रोर की आवाज बाहर निकालता है। जब ये आवाज इस चेम्बर के अंदर गूंजती है, कल्डन के अंदर के दोनों ड्रैगन शेडोज तुरंत ही अपने सिर को नीचे झुका लेते हैं। जियान चौंक तब गया था जब वो देखता है कि किस तरीके से कल्डन के अंदर की ड्रैगन शेडोज अपने फॉर्म को खो के पार्टिकल्स में बदलने लगी हैं। जियान ने अचानक से ऐसे बदलाव की उम्मीद नहीं करी थी। वो सेंस करता है कि कल्डन के अंदर की खींचतानी और फाइनली बंद हो गई है। वो प्रेशर जो कि लगातार जियान को सिरदर्द दे रहा था, गोल्डन ड्रैगन के एक रोर ने उसका नामो निशान मिटा दिया है। जियान अपने डब्बे जैसे खुले मुंह को लेके पीछे फ्लोट कर जिलों के इल्यूजरी अवतार की तरफ मुड़ता है। उसका चेहरा एकदम क्यूरियोसिटी से भरा हुआ था। जियान को ऐसे बर्ताव करते हुए देख गोल्डन ड्रैगन किंग उसे डांटते हुए बोलते हैं, तुम इस तरीके से क्या खड़े हो, जल्दी से मेडिसिन लिक्विड्स को मर्ज करो। आफ्टर ऑल मैं कोई एल्केमिस्ट नहीं हूँ। अपने दिल के शौक को दबा के जियान फिर से कल्डन पे फोकस करता है। कल्डन के अंदर के वो पांचों लिक्विड्स उस रोर की वजह से सहमे हुए से लगते हैं। इन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे इनके अंदर का रेजिस्टेंस गायब हो चुका हो। जैसे ही उस ब्लड एसेंस के अंदर का और गायब होता है, बाकी के स्नो क्रीम्सी, ग्रीन वुड फ्रूट और ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन जैसे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स अपने इफेक्ट्स को दिखाने लगे थे। हमें धीरे धीरे एक दूसरे से मिलते हुए देखते हैं। एक पिल के आकार को ले रहे थे। जिन लोगों के बीच बचाव की वजह से जियान के सर से बहुत बड़ी मुसीबत टल गई है। भले जियान का एक्सपीरियंस रूह कपा देने वाला हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसका उसे कोई इनाम न मिला हो। कल्डन के अंदर की एनर्जी एकदम एस्टोनिशिंग लेवल पे पहुंच जाती है। आखिरकारी एनर्जी का मिक्सचर सिर्फ उस ड्रैगोनिक लिजार्ड के एसेंस से नहीं आया, बल्कि इसमें ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन जैसे कीमती ट्रेजर्स की भी एनर्जी मिक्स होती है। बेसिकली बनने वाली पिल एक अलग ही स्तर की होगी। उन ड्रैगन शेडोज के मामले को हल करने के बाद जिनलोंग फिर से जियान से थोड़ा दूर चले जाते हैं। गोल्डन ड्रैगन को पता था कि अब आगे की प्रोसेस जियान को अकेले संभालनी होगी। वो एक आखिरी बार देखते हैं कल्डन के अंदर की मेडिसिन लिक्विड को। उनकी आंखों में भी एनवी दिखाई देती है। वो फाइनली जियान की स्टोरिंग में चले जाते हैं। दुखी कॉन्टिनेंट की तरह ही दूधी कॉन्टिनेंट में भी हाई लेवल के एल्केमिस्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू करी जाती है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन अपने नेचर की वजह से कभी भी एक मास्टर एल्केमिस्ट नहीं बन पाए। जब वो जियान की अंगूठी के अंदर जाके थोड़ा ध्यान से सोचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि उनके पिछले रोर में लगभग उनकी ट्रू पावर रिवील ही हो गई थी। जिन लोग खुद से बड़वाते हुए बोलते हैं, मुझे अभी लो प्रोफाइल रखनी होगी। वहीं पे जब चेम्बर के बाहर यूयू और यूरू इस खतरनाक ड्रैगन रोर की आवाज सुनते हैं, एक पल के उनके एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगता है कि ये रोर की आवाज जियान के उस कल्डन के अंदर से आई होगी। यूरू कहती है रोर की आवाज ये लगभग एक असली ड्रैगन की तरह लग रही है। लगता है जियान इस ड्रैगोनिक ब्लड एसेंस का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी क्वालिटी एक्सट्रीमली प्योर होगी। बगल में खड़े यूयू अपनी बेटी के चिंता से भरे एक्सप्रेशन को देख के हंस के बोलते हैं, क्योंकि जियान की मेजर प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब आगे इस मेडिसिन पिल को रिफाइन करने में जियान को कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपने पहले अटेम्प्ट में एक एम्पर लेवल की पिल को प्रोड्यूस कर पाता है तो वो सच में एक शानदार अचीवमेंट होगी। अगर अनुभवी एम्पर रैंक के एल्केमिस्ट की बात करी है, तभी पिल रिफाइनमेंट की सक्सेस रेट उनके बीच में बहुत ही कम होती है। जियान के चैम्बर के शोर शराबे की वजह से इस जगह पे कई एल्डर्स भी इकट्ठे हो चुके होते हैं। जब वो यूयू की बात को सुनते हैं, इन सभी ने नॉड किया था। इन सभी एल्डर्स के लिए एम्पर रैंक की पिल्स लेजेंडरी होती हैं। बेसिकली इन एल्डर्स में से कईयों ने तो अभी तक एम्पर रैंक की पिल को देखा नहीं था, तो फिर कंज्यूम करने की तो बात ही छोड़ो। चिंगचेन सिटी के अंदर इस लेवल की पिल को रिफाइन करने वाले लोग 2-3 से ज्यादा नहीं होंगे, और अगर वो कभी अपनी पिल रिफाइनमेंट शुरू भी करते हैं तो फालतू में डिस्ट्रैक्ट ना होने की वजह से ज्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया जाता। वैसे आगे राइटर का ये कहना है कि चिंगचेन सिटी में कई सालों से एक एम्पर रैंक की पिल अपीयर नहीं हुई है। एल्केमिस्ट एसोसिएशन के करंट प्रेसिडेंट भी ऐसी पिल को कई सालों से रिफाइन नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसमें यार मैं भी काफी कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि जियान को एम्पर रैंक का बैच तभी मिला था जब उसने एम्पर रैंक फर्स्ट ग्रेड की पिल, जिसका नाम ट्रांसफॉर्मिंग पिल होता है, उसे रिफाइन किया था। अब हो सकता है कि राइटर ने कुछ सस्ते नशे कर रखे हो। तुम सभी को कैसा लगता है कमेंट
कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अभी तुम्हारे भाई की लाइफ में हेक्टिक चीजें काफी चल रही है और स्टोरी भी काफी बड़ी है, सो हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप आगे लेते हैं। अभी मेरा मेन फोकस ये है कि फालतू में बीच में गैप ना किया जाए। जैसे मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं कोशिश करूंगा कि ड्यूरेशन को भी 27 to 30 मिनट के बीच में रखा जाए। आई होप आप सभी मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। वैसे हमारे टेलीग्राम पेज पे 1000 मेंबर्स काफी जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक उसे ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हम सभी मिलके नोबल डोंगो एनिमे से रिलेटेड चीजों के बारे में लगातार डिस्कस करते रहते हैं और कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी वहाँ से आपके साथ शेयर करी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको उसे ज्वाइन जरूर करना चाहिए। उसका मैं लिंक छोड़ रहा हूँ कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में, एक बार चेकआउट जरूर करना। नेक्स्ट एपिसोड में इस रिफाइनमेंट के साथ साथ इसकी बिल्ड रेवोल्यूशन भी खत्म हो जाएगी, फिर शुरुआत होने वाली एक नए आर्क की। आई गेस इस रिफाइनमेंट को ज्यादा लंबा कर दिया गया है, खैर जो भी है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो सकता है कि फ्यूचर में आने वाला ऑसम कंटेंट आप मिस कर दो। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। हमारे चैनल की मेंबरशिप भी लगातार ओपन है। अगर आप एपिसोड्स को एक दिन पहले ही देखना चाहते हो तो आप हमारी मेंबरशिप का पार्ट बन के हमें पर्सनली सपोर्ट कर सकते हो। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।